गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिलकेश। मैं धृति क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मैं कई दिनों से यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, कुछ रीज़न था इसलिए नहीं आ रहा था। अब प्रतिदिन आपको मेरा वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे। और हमने इससे पहले संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था संविधान का, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखेंगे कि संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कैसे कैसे आगे उसका रोल बढ़ता जाता है। हमने बताया था कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उस 35 अधिनियम के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो बोला जाता है या माना जाता है कि संविधान निर्माण की जो पहली व्याख्या या विचार जो आया था वो एम.एन. रॉय को आया था 1934 में। एम.एन. रॉय के द्वारा जो सुझाव दिया गया, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के साथ इसको ब्रिटिश शासन के समक्ष रखा। और ब्रिटिश शासन ने इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सहमति जाहिर कर दी। आगे जब हम देखते हैं इस समिति माने इस कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में, तो आपके देश में चुनाव की एक प्रक्रिया अपनाई गई। उसे ब्रिटिश भारतीय करके चुनाव किया गया, जिसमें 296 सीटों का आवंटन किया गया था। उसमें से 208 सीट कांग्रेस जीत जाती है, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग और कुछ अन्य पार्टियां हैं जो निर्दलीय होती हैं, वो 15 सीटें जीतती हैं। कुछ ऐसी भी सीटें थी जो देसी रियासतों को प्राप्त थी, 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई थी। लेकिन वो देसी रियासतें जो थी उस चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। तो चूँकि चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उस निर्माण प्रक्रिया में कुछ समितियों का गठन किया जाता है। जो एक हो सकता है जो समिति की गठन की गई, उस समिति में कुछ बड़ी समितियां भी थी, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। तो बेसिकली एग्जामिनेशंस में जो पूछा जाता है ना आपसे, वो समितियों से रिलेटेड पूछा जाता है। और समितियों में जो बड़ी समितियाँ थी, जो प्रमुख थी, उनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आता है। हम उसको बोर्ड पर 1 बाय 1 करके लिखेंगे। जो प्रमुख समितियां थी उसमें से संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां थी, उसमें पहला नाम जो आता है संघ एवं शक्ति समिति। संघ एवं शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बड़ी समितियां थी और इस समिति में यानी संघ एवं शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी में दूसरा पॉइंट आता है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके भी जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पे देख रहे हैं कि संघ एवं शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे में आते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी क्रम में हम जब आगे देखेंगे तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हमने पढ़ाया था कि जब अंतरिम सरकार का गठन होता है तो अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष भी चुना जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 5th नंबर में संचालन समिति।
संचालन समिति का अध्यक्ष। तो संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसी में एक और नाम आता है झंडा करके, झंडा तथर्थ समिति के अध्यक्ष। तो ये भी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कुछ छोटी छोटी समितियां भी थी जो उनसे 9 के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली ये बड़ी समितियां थी और इनसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। जब इन समितियों का गठन हुआ तो इसमें जो प्रमुख समिति थी ना वो थी प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और इसके प्रमुख जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप कह सकते हैं कि जो आपका संविधान निर्माण हुआ है ये इस प्रारूप समिति के योगदान से ही हुआ है। हमने बताया कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना भीमराव अंबेडकर, तो उनको संविधान का मनु या पिता भी कहा जाता है, यानी संविधान का पिता या मनु जो कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव होता है ना वो होता है पश्चिम बंगाल से। यहीं से वो निर्वाचित होते हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं इनको। इसमें 2 पॉइंट और याद कर लेना है आप लोगों को। चूंकि संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान दिवस भी मनाया जाता है। चूंकि संविधान बनने के बाद उसे लागू किया गया, जो लागू किया गया संविधान को वो लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें जो डेट है 26 नवंबर, इसमें 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप 26 नवंबर याद रखिएगा, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में जो संविधान बना हमारा, तो संविधान बनने के क्रम में हमारा जो संविधान इतना विस्तृत है वो विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए स्रोत हैं, जिसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि किन किन देशों से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। उसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए कुछ प्रावधान जो थे उसमें हम 1 बाय 1 करके जिक्र करेंगे। उसमें पहली बात जो आती है वो आता है मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है वो बेसिकली जो इसके प्रावधान लिए गए वो लिया गया रूस से। मूल कर्तव्य की अवधारणा जो संविधान में ली गई वो ली गई रूस से। उसके बाद गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा, ये बातें फ्रांस से ली गई। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये तीनों बातें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में लिया गया है रूस से,
गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा जो है वो फ्रांस से। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है उनकी व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे नीति निर्देशक तत्व देखिए कि वो आयरलैंड से लिया गया है। उसी क्रम में आगे देखेंगे कि समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है उसकी भी व्यवस्था जो की गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसी क्रम में आगे देखेंगे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, संघीय व्यवस्था यानी केंद्र के पास जो शक्ति है संघीय व्यवस्था के तहत, यानी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसी में नीचे देखेंगे कि हमारे संविधान में जो भी संशोधन होता है उस संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। उसके अलावा राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ऊपर वाला पॉइंट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। उसी में यहाँ लिखा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस मतलब कहने का मतलब है कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित होगी भारत में वही चलेगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ये आप फोकस कीजिएगा ज़्यादा। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। उसी क्रम में देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और सर्वाधिक मत के आधार पर जो चुनाव जीत का निर्णय होता है, इन सभी बातों को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसी में देखेंगे नीचे मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और लोक जनहित याचिका, इन सभी का प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे नीचे जो है वो है आपातकालीन उपबंध और इसकी व्यवस्था जो की गई वो जर्मनी के संविधान से किया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सभी बातें जो हैं ये हमारे संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और ये इन देशों से लिए गए। इसमें सर्वाधिक क्वेश्चन जो है ना ये पोर्शन से ही पूछा जाता है। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद या जनहित याचिका। जनहित याचिका बेसिकली वैसी याचिका होती है जो समाज में किसी को लग रहा है कि समाज को हानिकारक होगा वैसा काम करने से, तो कोर्ट के माध्यम से आप उच्च न्यायालय में डायरेक्ट PIL दर्ज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और जो न्यायपालिका है उसे उस पर तुरंत कार्रवाई करती है जिससे कि समाज में वो कायम रह सके। तो ये बातें थी जो विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हैं। इसी के क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो संविधान निर्माण के बाद जैसे अपनाया गया, जैसे झंडा को कब अपनाया गया या नेशनल सिंबल को कब अपनाया गया, ये सब बातें हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। राष्ट्र के प्रतीक के रूप में हम पहले देखते हैं नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को पहली बात है कि अपनाया गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया। यानी राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब ध्वज से संबंधित है कि इस राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो डिजाइनकर्ता का नाम पूछेगा। राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइनकर्ता थे वो थे पिंगली वेंकैया। ये नाम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो उनका नाम है पिंगली वेंकैया। और इसे अपनाया कब गया, तो 22 जुलाई 1947 को। बेसिकली आप तिरंगे झंडे को देखे होंगे, इस तरह की पट्टी में रहता है वो, ऊपर में केसरिया, सफ़ेद, हरा और बीच में एक चक्र है।
तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई से अनुपात पूछा जाता है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 के फॉर्म में रहता है, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2। कभी कभी एग्जामिनेशन में इसको अपोजिट डायरेक्शन में पूछ देता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है। तो चूंकि चौड़ाई पहले लगा दिया है तो आप अनुपात को बदल दीजिएगा, तो उस फॉर्म में भी याद रखना है। ये तो इसके लंबाई और चौड़ाई से हो गई। इसमें एक चक्र भी है बीच में, और इस चक्र के बीच में इस तरह से तिल्लियां हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि तिरंगे झंडे में जो चक्र है उसमें कुल कितनी तिल्लियां हैं। तो आपको इस तिल्ली को भी याद रखना है। इस तिल्ली की संख्या होती है 24, और इससे भी पूछ देगा ये 24 तिल्लियां जो होती है किसका प्रतीक है। तो ये 24 तिल्लियां जो होती हैं ये समय का प्रतीक होती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को। इसके डिजाइन कौन किए थे? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो 3:2 है। और इसके बीच में जो चक्र है उस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो 24 है। और ये तिल्लियां जो 24 हैं वो किसका प्रतीक है? तो वो समय का प्रतीक है। इसी के आगे राष्ट्रीय ध्वज से जब आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह को, आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम को सबसे पहले कब अपनाया गया। तो पहले तो अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, तो इसको हम लोग पहले जिक्र करते हैं। तो नेशनल एम्बलम को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, ये अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह को। अच्छा, राष्ट्रीय चिन्ह लिया कहाँ से गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है ना सारनाथ के अशोक स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है। इस चिन्ह में कुल 4 सिंह हैं, लेकिन आपको 3 ही दिखेगा, एक पीछे जो होता है वो नहीं दिखता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और ये जो लिया गया सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। इसी में एक शब्द लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये शब्द लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये शब्द जो लिया गया है ये उपनिषद से लिया गया है, उसका नाम है मुंडको उपनिषद। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 को। इस चिन्ह को कहां से लिया गया? तो इस चिन्ह को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। सारनाथ बेसिकली वाराणसी में है, और उसमें कुल 4 सिंह हैं, जो देखने पे 3 ही दिखाई देगा फ्रंट से, एक बैक में है, तो कुल 4 हैं। और ये जो सत्यमेव जयते शब्द है ना, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, इसे संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के जो रचयिता थे ना, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके गाने की जो अवधि है वो है 52 सेकेंड, लेकिन संक्षेप में इसको 26 सेकेंड में ही गाया जाता है, छोटे फॉर्म में। लेकिन इसकी पूरी जो गान है वो 52 सेकेंड का है, और संक्षेप में इसको 26 सेकेंड में गाया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो आप याद रखना है डेट इसको 26 जनवरी 1950 को। कहीं कहीं 26 भी देता है, कहीं कहीं 24 भी देता है, वो ऑप्शन बेस्ड हो जाता है। अगर 24 ना दे के 26 दे तो 26 के साथ जाइएगा, अगर 24 देते तो 24 के साथ ही जाइएगा, ये परफेक्ट आंसर होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कहीं कहीं डेट इसमें 26 भी लिख देता है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रगान को कहीं कहीं बुक्स में लिखेगा 26 जनवरी 1950 को, और कहीं कहीं लिख देता है 24 जनवरी 1950 को। तो ये बातों को ध्यान में रखिएगा।
तो राष्ट्रगान को अपनाया गया और इसके रचयिता जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसको 52 सेकंड में गाया जाता है और संक्षेप में 26 सेकंड लगता है। राष्ट्रगान को पहली बार जो गाया गया था वो गाया गया था 1911 में। इसे अपनाया गया 1950 में, लेकिन सबसे पहली बार जो गाया गया था ना वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1911 में। उसी अधिवेशन में इसे गाया गया। तो याद रखिएगा कि पहली बार कब गाया गया, तो पहली बार जब गाया गया था तो 1911 में। और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित विशन नारायण दत्त। पंडित विशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में यह पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। राष्ट्रगीत को संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। और राष्ट्रगीत जो है ना वो वंदे मातरम है। तो पूछेगा राष्ट्रगीत के रचयिता, तो राष्ट्रगीत के जो रचयिता थे ना वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने ही राष्ट्रगीत की रचना किया था वंदे मातरम। वंदे मातरम को गाने में कुल जो समय लगता है वो समय लगता है 1 मिनट 5 सेकेंड। ये टोटल अवधि है इसको गाने का, इतना टाइम लग जाता है इसको गाने में। अच्छा, राष्ट्रगीत को पहली बार जो गाया गया था ना वो 1896 ईस्वी में गाया गया था। वो भी कलकत्ता अधिवेशन था, कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया। उस कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ना वो थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद साइनी। तो आप अध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा। और राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और जो अध्यक्ष थे इसमें वो थे रहीमतुल्लाह साइनी। तो ये इसके प्रमुख पॉइंट्स हुए। राष्ट्र के प्रतीक में हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय नदी जो है वो है गंगा। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं इन सभी को। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय नदी गंगा। इससे पिछला वीडियो जैसा भी लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह का कंटेंट हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज का जो क्लास था इतना ही है। धन्यवाद।